हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जमा हो गया होगा असाइनमेंट। हाँ, ठीक है। और हमारा जो स्टडी चल रही थी कंटिन्यू, उसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने पढ़ रखा था क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और यार मैं एक चीज बता देता हूं आपको, फिजिक्स का जो रुक गया था ना, थोड़ा सा कंटिन्यू होगा, श्योर। ठीक है, कंटिन्यू होगा। और इस बार जब असाइनमेंट आएगा अक्टूबर का, तो फर्स्ट डे हम लोग एक सब्जेक्ट का फर्स्ट डे असाइनमेंट सॉल्व कराऊंगा आपको, और दूसरे का लाइव कराऊंगा मैं, लाइव। ठीक है, और मैथ्स का बायो को नहीं दे पाया था, इस बार मैथ्स का भी मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो स्टूडेंट प्लीज कोऑपरेट विथ मी, और मैं ट्राई करूंगा इस बार थोड़ा सा स्पीड पढ़ा के आपको मैक्सिमम चैप्टर कवर कराने का। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट परासरण दाब। एक आईएमपी टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है भाई, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बोलो? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? विसरण सुने होंगे, परासरण बताता हूं, दोनों में डिफरेंट भी बताता हूं, अच्छे से समझाता हूं क्या चीज होता है। देखो यार, विलायक और विलेय को क्या कर दिया मैं? विलायक और विलेय ले लिया। सपोज करो ये जो है हमारा क्या है, सॉरी विलियन है, ठीक है, और ये है हमारा विलायक। सपोज करो विलायक और विलियन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बोलो 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 भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली स्टूडेंट वैसे ही होता है जैसे कि आज आप पहन के रखते हैं आपका मास्क, मास्क जैसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। आलू को छील करके एकदम फाइन काट करके भी अर्धपारगम्य झिल्ली बनाया जा सकता है, उसका स्पेशल पेपर भी आता है। ठीक है ना? तो सपोज करते हैं कि विलायक और किसको स्टूडेंट? विलियन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है। दूर दूर है इसके कण, और विलियन में थोड़ा सा पास पास रहेंगे। इसको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो विलायक के जो कण होते हैं, किसके कण? विलायक के जो कण होते हैं स्टूडेंट, ये विलियन है, ये विलायक है ना भाई। और ये है क्या है हमारा? अर्धपारगम्य झिल्ली, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या होता है? विलायक के जो कण होते हैं स्टूडेंट, वो कहां चलने लगते हैं? बोलो बोलो, कहां चलने लगेंगे? विलियन की ओर। कहां चलने लगेंगे? विलियन की ओर। और क्या करते हैं? दाब डालते हैं। क्या करते हैं? दाब डालते हैं। किस पर? विलियन पर। कौन? विलायक। और इसके कण इधर चलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विलायक के कण का विलियन की कण की ओर चलने को ही हम क्या बोलते हैं? परासरण। समझ में आ गया? दाब नहीं, क्या करते हैं? परासरण कहते हैं। इसको एक और बेस्ट डेफिनेशन यह है, जब किसी कम सांद्रता वाले विलायक को अधिक सांद्रता वाले विलियन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक के कण या कम सांद्रता वाले विलियन में उपस्थित विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले, यहां देखो सघन है कि नहीं है, डेंसिटी यहां ज्यादा है, अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर चलने लगते हैं। और इस क्रिया को हम बोलते हैं परासरण, ऑस्मोटिक। समझ में आ गया? अच्छे से लिख लिया करो। अब क्या है परासरण दाब? क्या है भैया परासरण दाब? सुन लो, परासरण दाब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको मेंटेन करने के लिए, मतलब विलायक के कण विलियन की ओर ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं? यहां एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बोल दीजिए। पिस्टन लगा देते हैं, पंप, इस प्रकार। और क्या करते हैं पता है? और यहां दाब डालते हैं। क्या करते हैं? दाब डालते हैं। ये देखो, विलायक के कण इधर से इधर जा रहे हैं, और हमने किधर दाब लगा दिया भाई? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हमने उसके विपरीत दिशा में क्या लगा दिया? दाब लगा दिया, विपरीत दिशा से। तो परासरण दाब क्या है स्टूडेंट? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा में जो दाब लगाया जाता है, विपरीत दिशा में जो दाब लगाया जाता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। ये वाला जो प्रेशर लगाएगा स्टूडेंट, जितना प्रेशर, अब इतना ज्यादा मत लगा देना कि इसके अणु इसमें आ जाए।
ठीक है ना, आपको क्या करना है, इक्वल करना है, इक्वेट करना है, दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वेट होना चाहिए। मतलब ये जो आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए, यही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। समझ में आ गया अच्छे से? लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, यहां पे सुनकर लिख सकते हैं भाई, वेरी गुड। सपोज करो स्टूडेंट कि इसका दाब क्या है, P1 है। सपोज करो विलायक का दाब P1 है और विलयन का दाब क्या है, P2 है। तो जब P1 इज ग्रेटर देन होता है P2, when P1 is greater than P2 then it is a osmotic। क्या हो जाएगा हमारा, ये परासरण की जो क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, परासरण होने लगता है। when P1 is equal to P2 then परासरण की क्रिया रुक जाती है। क्या हो जाती है, परासरण की क्रिया रुक जाती है। समझ में आ गया सबको? अब एक चीज आता है भाई, देखो, जब परासरण दाब को जिधर से हम लोग लगा रहे हैं, जब परासरण दाब को इतना ज्यादा लगा दिया जाता है कि विलयन के जो कण है अधिक सांद्रता की ओर से कम सांद्रता की ओर चलने लगते हैं। कण कहां चलने लगते हैं, जब दाब को, परासरण दाब को इतना अधिक बढ़ा दिया जाता है कि अधिक सांद्रता की ओर से जो कण है अधिक सांद्रता की ओर से कम सांद्रता की ओर चलने लगती है, तब इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक, मतलब व्युत्क्रम परासरण। व्हेन P2 इज ग्रेटर देन, मतलब इसका दाब इससे ज्यादा हो जाता है, तब यह कहलाता है भैया व्युत्क्रम परासरण। सॉरी यार, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा रिवर्स ऑस्मोटिक। ठीक है, ये कहलाता है। और आपने आरओ तो सुना ही होगा। आरओ क्या है, वो आती है ना हेमा मालिनी क्या बोलती है, आरओ क्या बोलते हैं, केंट वाटर, प्योर वाटर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना पानी। मैं बस समझाऊंगा उसका कंसेप्ट क्या है, एकदम बढ़िया से समझाऊंगा यार। जितने भी आपके फिल्टर्स काम करते हैं, वाटर प्यूरिफायर जो काम करते हैं, दैट इज फिनोमिना क्या है उसका, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिना है भाई। इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, आपका जो पानी बॉटल्स आते हैं, ठीक है, किनलेग आता है वगैरह वगैरह जो भी आते हैं, उन सबका पानी बॉटल्स जो है आरओ द्वारा प्यूरिफायर होकर के आते हैं। पानी पाउच जो आता है, ठीक है, तो यही है रिवर्स ऑस्मोटिक। मैं बताऊंगा आराम से, टेंशन मत लो आप। तो इतना जब दाब लगा दिया जाता है कि रिवर्स होने लगता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोटिक कहते हैं। समझ में आ गया? अब स्टूडेंट इसमें कुछ नोट्स है, लिख लीजिएगा इसको, प्लीज नोट डाउन। और जब भी इसका अगर आता है तो ये जो पिक्चर जो दिख रहा है आपको सामने में चित्र, इसको पक्का बनाना यार, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट में हो सकता है आ जाए, नहीं आएगा क्योंकि 3 तक तो कवर हो चुका है। अब चलिए देखते हैं क्या देखेंगे, बोलो भाई जल्दी बोलो। नोट देखते हैं, क्या है नोट्स। फर्स्ट, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये हमारा है, ठीक है, मेम्ब्रेन, वो जो बना रहता है स्टूडेंट कॉपर फेरोसाइनेट। ठीक है, ये इसको ऐसा भी पढ़ते हैं कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट या कॉपर फेरोसाइनेट। इस चीज का बना रहता है, जो हमारा नेचुरल आता है वो नहीं ना, नेचुरल वाला नहीं, ये हमारा क्या है, एक कृत्रिम है। ठीक है, ये जो बना रहता है ये ठीक। फर्स्ट नोट जो है स्टूडेंट वो हो जाएगा, ये तो हो गया। ठीक है, किस चीज का बना रहता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनेट का। सेकंड है स्टूडेंट अंतःपरासरण। क्या है बोलो, अंतःपरासरण। व्हाट इज दिस यार, जान लो, बहुत काम की चीज है अंतःपरासरण। जब अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली में बाहर से अंदर की ओर होता है। कहां से होता है, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, अंतःपरासरण कहते हैं। जैसे सुनो कैसे, हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक पात्र लेते हैं, ठीक है, उस पात्र में क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, बोलो भाई, पानी भर देते हैं सर, पानी। और इसमें डाल देते हैं किशमिश। क्या डाल देते हैं, बोलो, किशमिश सुने हो ना, जानते हो ना, किशमिश को इसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं स्टूडेंट, और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं भाई। छोड़ने के बाद आप क्या देखोगे, जब वापस देखोगे ना, तो वो किशमिश फूला हुआ मिलेगा। कैसे मिलेगा, फूला हुआ। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जल की जो सांद्रता है वो कम है ना,
और किशमिश की सांद्रता अंदर में क्या रहता है, गाढ़ा पेस्ट रहता है, मीठा मीठा किशमिश रहता है कि नहीं रहता है, तो वो अधिक सांद्रता है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तो हो गई परासरण। और कहां से गया, बाहर से अंदर की ओर गया, है ना भाई, बाहर से अंदर की ओर गया, इसलिए क्या चीज हो गया, अंतः परासरण। क्या है स्टूडेंट, किशमिश को किस में डाल दिया हमने, किशमिश को जल में डालने पर फूल जाता है, जल में डालने पर क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, फूल जाता है सर, फूल जाता है ना, ये समझ में आ गई। सेकंड होता है स्टूडेंट बाह्य परासरण, बोलो क्या होता है बाह्य परासरण, जब आपके अणुओं का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर हो, अंदर से बाहर की ओर हो, अर्धपारिगम झिल्ली में से अंदर से बाहर की ओर हो, तब वो क्या कहलाता है, बाह्य परासरण। ये कैसे संभव है सर, बताता हूं मैं। इसमें क्या करना, आप लोग एक अंगूर लेना, क्या लेना, अंगूर लेना, और अंगूर को एक गाढ़ा क्या बना देना, आप पेस्ट बना देना, किस चीज का, चाशनी का, शक्कर डाल के घोल के चाशनी बना देना, और इस अंगूर को क्या करना स्टूडेंट, इसमें डाल देना, क्या कर देना, डाल देना। आप क्या देखोगे पता है, इस अंगूर का जो पानी रहेगा वो कम सांद्रता रहता है अपेक्षाकृत चाशनी के, चाशनी अधिक सांद्र होता है, कंसंट्रेटेड, तो वो अंगूर का जो जल है वो अंदर से कहां निकल गया, बाहर निकल गया, चाशनी में निकल गया, तो ये क्या कहलाएगा, बाह्य परासरण। सेम यही प्रक्रिया आप किस में कर सकते हो, अंडा ले लेना, एक ठो अंडा, आप क्या करना, अच्छा नमक पानी घोल देना, गाढ़ा नमक पानी घोल देना, और अंडे को डाल देना, कुछ टाइम क्या मिलेगा, अंडा सिकड़ा हुआ मिलेगा। क्या चीज है, सबको समझ में आ गया अच्छे से, अंतः परासरण बाह्य परासरण समझ में आ गया ना भाई, बोलो बोलो बोलो, आ गया, ओके। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा परासरण दाब। अब इसमें एक प्रयोग है, किसका प्रयोग है भाई, आईएमपी है, मैं बता देता हूं, एग्जाम में आता है, बर्कले हार्टले प्रयोग। क्या है, बर्कले हार्टले प्रयोग। अरे यार इन वैज्ञानिकों का नाम भी ऐसा ऐसा होता है, लिखने से सुनने से ना हंसी भी आ जाती है, लेकिन काम इनका गजब रहता है, नहीं। तो क्या प्रयोग किया बर्कले हार्टले जी, आदरणीय श्री बर्कले हार्टले जी, ठीक है, सम्मानजनक नाम लो भाई उसका। देखो मैं चित्र बना रहा हूं, कैसे बनाना है स्टूडेंट, आपको दो संकेंद्रीय नली बनाना है, आपको क्या बनाना है, दो संकेंद्रीय नली बनाना है। मैं बना रहा हूं, देखिएगा, बनाने का टेक्निक सीख लो। ये ऐसा दो संकेंद्रीय नली बनाइएगा, कुछ ऐसा, देखो ये, ठीक है, मैंने क्या बना दिया स्टूडेंट, दो संकेंद्रीय नली बना दिया। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, ये देखो ना, अरे भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये। अब ये मान लो कि ये हमारा क्या चीज है, बोलो, एक बड़ा पाइप है, इसके अंदर में एक और पाइप है, तो दोनों का केंद्र क्या है, अक्ष क्या है, एक ही है ना, ये केंद्र क्या है, दोनों का एक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय बोलते हैं। ये दोनों जो नली दिख रहा है, ये बड़ा वाला नली है, ठीक है, गोल है, गोल, इसको मत जाना, इस पे मत जाना, उसको मैं स्टाइल थोड़ा सा डिजाइन बना दिया हूं, ठीक है ना, हाँ, वो एक्चुअल में ऐसे ही था, एक्चुअल में ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये देखो ऐसा है, ठीक है, मैं डिजाइन बना दिया उसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दो संकेंद्रीय नली है स्टूडेंट, इसमें से जो अंदर वाली नली है ना, इसमें हम भर देते हैं आसुत जल। क्या भर देते हैं, बोलो भाई, आसुत जल, ठीक है, आसुत जल भर देते हैं। और स्टूडेंट जो बाहरी नली है, इसमें हम भर देते हैं विलयन। तो विलयन क्या होगा, ज्यादा सांद्रता होगी अपेक्षाकृत आसुत जल से, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, होगा सर, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। ये हो गई, ये है क्या है, विलयन है। बाह्य नली जो होती है स्टूडेंट, वो गन मेटल से बना होता है। चलो मैं पहले चित्र बना देता हूं, फिर समझाऊंगा आराम से यार, पहले चित्र बना देते हैं, फिर आराम से समझाएंगे आपको। ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, ठीक है ना,
मैं पहले इसका जो है चित्र है उसको अच्छे से बना देता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको समझेंगे, है ना। क्या चीज है, एकदम आसान है यार, और आता है आईएमपी, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, आता है क्या है, आईएमपी है भाई। चलो ये है आपका चित्र। अब क्या है इसको समझते हैं स्टूडेंट, क्या है इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले इसका वर्णन सुन लो, क्या क्या चीजें हैं। बर्कले-हार्टले विधि में दो संकेंद्रित नलियां होती है। क्या होती है, दो संकेंद्रित नलियां होती है, जिसमें बाह्य नली बना होता है किस चीज का, गन मेटल का। याद रखिएगा किस चीज का बना होता है, गन मेटल का। ये जो दिख रहा है दोनों नली, बाह्य नली, वो किस चीज का बना रहता है, गन मेटल का। और जो आंतरिक नली रहता है स्टूडेंट, ये बना रहता है अर्धपारगम्य झिल्ली का बना होता है, मेम्ब्रेन का बना होता है, जो कि कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट का होता है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली, आंतरिक, सुनते जाइएगा। ये दो संकेंद्रित नलियां होती है, जिसमें बाह्य नली गन मेटल एवं आंतरिक नली अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा का बना होता है। आंतरिक नली के एक सिरे में कीप लगा होता है। क्या लगा होता है बोलो, कीप लगा होता है, जिसके द्वारा अशुद्ध जल भरा जाता है, कीप। और दूसरे सिरे पर केस नली होती है। क्या होता है स्टूडेंट बोलो, केस नली। क्या चीज है मैं बताता हूं आपको भी, केस नली होती है। बाह्य नली में एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है, और एक वायु दाब मापी लगा रहता है। क्या लगा रहता है, वायु दाब मापी। ये है आपका इसका पूरा वर्णन, ठीक है। अब करते हैं इसकी विधि क्या है, इसका क्या चीज है, इस क्या सीखेंगे इससे वो देखते हैं। विधि बताते हैं आपको क्या चीज है ये। बर्कले-हार्टले प्रयोग में प्रयुक्त चित्र प्रस्तुत है, प्रदर्शित किया गया है, जिसके आंतरिक नली में अशुद्ध जल भरा होता है एवं बाह्य नली में क्या भरा रहता है स्टूडेंट, विलयन भरा रहता है। अरे यार ये गंदा दिखेगा, नहीं गंदा दिखेगा। क्या भरा रहता है बोलो, विलयन भरा रहता है, विलयन भरा रहता है। कीप की सहायता से अशुद्ध जल, आंतरिक नली में अशुद्ध जल भरा जाता है। चूंकि अशुद्ध जल का सांद्रता विलयन की सांद्रता से कम होती है, अतः परासरण के कारण अशुद्ध जल के कण विलयन में जाने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वेरी गुड, पहुंचने लगते, जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, और इस परासरण को रोकने के लिए बाह्य नली में विलयन के ऊपर एक घर्षण रहित पिस्टन के द्वारा दाब डाला जाता है। क्या डाला जाता है स्टूडेंट, दाब डाला जाता है। अब थोड़ा समझना ना, दाब डाला जाता है, यहां तक हो गया। हम एक बार क्या किए, कीप के द्वारा इसको भर दिया ना भाई। तो भरने के बाद क्या होगा पता है, ये तल जो है केस नली का, पानी का तल ऊपर तक भर जाएगा, यहां तक पूरा भर दिया ना, भर के छोड़ दिए हैं हम लोग, भर के क्या कर दिए, छोड़ दिए। कुछ टाइम बाद आके देखते हैं तो क्या होता है, ये अशुद्ध जल के कण जो है विलयन में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, पहले यहां तक था, अब वो गिर के, ये जो तल है वो गिर के कहां तक आ गया, वापस नीचे आ गया। कहां तक आ गया, नीचे आ गया, यहां तक आ गया। क्योंकि कुछ समय बाद ये अशुद्ध जल का कण कहां चले जाएंगे, विलयन में चले जाएंगे। अब जब विलयन में चले गए, यहां तक आ गए स्टूडेंट, तो अब हमने क्या किया, अब पिस्टन के द्वारा दाब डाला। किस पर दाब डाला, विलयन पर दाब डाला, परासरण दाब। तो परासरण दाब के कारण क्या हुआ, फिर से जो विलायक के कण है, अशुद्ध जल के कण है, वो वापस किस में आ जाएंगे, अशुद्ध जल में आ जाएंगे। तो अशुद्ध जल में जब आएंगे तो फिर से ये केस नली का जो स्तर है स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार पूरा वहां तक नहीं बढ़ेगा, यहां तक नहीं बढ़ेगा, कुछ दूर तक बढ़ेगा। समझ में आया। अब पुनः हम क्या करेंगे, पुनः छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, विलयन पर दाब डाल दिए, फिर चले गए छोड़ के, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर क्या देखते हैं, फिर से अशुद्ध जल के कण वापस से विलयन में चले गए। तो वापस विलयन में चले गए, तो वापस विलयन में चले जाएगा, तो इसका फिर से क्या हो जाएगा, स्तर जो है
फिर गिर जाएगा स्टूडेंट, यहां तक था वो फिर वापस नीचे आ जाएगा। हमने फिर वापस आए, फिर दाब डाला तो फिर ये थोड़ा सा और ऊपर उठा, अब वापस से फिर आ गया। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप कई घंटों तक बाहर छोड़ दो इसको, ना तो आसुत जल का पानी यहां जाएगा अड़ु, और ना विलयन का अड़ु यहां आएगा। ठीक है, दाब डालने के बावजूद भी और आपके छोड़ने के बावजूद भी। तो हम वहां उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम इस वायु दाब मापी का पाठ्यांक लेंगे। क्या लेंगे? पाठ्यांक लेंगे। इसका जो है कितना है उसको नापेंगे, और वही क्या होगा स्टूडेंट, इस प्रयोग का क्या होगा, परासरण दाब होगा। समझ में आया? आया होगा। समझ में आ गया ना? अब देखो भाई, ये हो गया पूरा कंप्लीट। ये है परासरण दाब करने का बर्कले हार्टले विधि। समझ में आ गया? इसका लाभ आता है यार, डेफिनेटली याद आता है एग्जाम में, डेफिनेटली। ठीक है, आई एम मोस्ट टाइम नहीं बोलूंगा, लेकिन आता है। तो इसका लाभ क्या है ये सुनो। सबसे पहले ये प्रयोग अत्यंत सरल है एवं इसका पाठ्यांक यथार्थ पूर्ण रहता है, अर्थात सही आता है पाठ्यांक, पहला। दूसरा, अर्धपारिगम्य झिल्ली में दोनों विलयन और विलायक के द्वारा लगने वाला दाब लगभग समान रहता है, जिसके कारण इसके फटने या टूटने की खतरा नहीं होता, डर नहीं रहता। यह दूसरा लाभ हो गया। समझ में आ रहा है? तीसरा, अधिक सांद्रता वाले विलयनों का परासरण दाब इसी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। सबको अच्छे से क्लियर हो गया? हो गया? ओके, थैंक यू। ठीक है ना? तो बच्चों, ये हो गई हमारी आज की बर्कले हार्टले विधि। क्लियर? चलो यार, तो आज के लिए इतना ही करें क्या, है ना? फिर नेक्स्ट क्लास में और कर लेंगे। फिजिक्स भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। अब डेली रेगुलर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, और इस बार मैं बहुत फास्ट पढ़ाने वाला हूं। फास्ट का मतलब ये नहीं है कि बोलने में फास्ट, रेगुलर आपको आधा घंटा का क्लास डेली मिलेगा, डेली, कोई दिन एब्सेंट नहीं, ताकि मैं मैक्सिमम असाइनमेंट का मैक्सिमम चैप्टर कवर कर सकूं। और जैसे असाइनमेंट आएगा फर्स्ट डे ही आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है? तो स्टूडेंट प्लीज, नए स्टूडेंट होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब्सक्राइब करके रखे हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।